Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12th history chapter 1 in Hindi, and the chapter 1 is ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। आप लोगों की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 जो ईंटें मन के तथा अस्थियाँ हैं, जब भी आप ये चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इस चैप्टर को याद करते हैं अच्छा हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो मेनली सारी चीज़ें हैं वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही हैं। इस चैप्टर को हम बुक वाइज स्टार्ट करेंगे, जो बुक में टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बट उससे पहले हम इस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका काल निर्धारण क्या था, या इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस तरीके की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, या इसका जो एरिया था कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये सारी बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ फिर हम चैप्टर के साथ लिंकअप भी करेंगे। पहले हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे ताकि आप लोगों को चैप्टर रटने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो आता है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। सो गाइस, क्वेश्चन बनता है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। कहा जाता है ना इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सभ्यता थी इसका जो काल था वो क्या था, या पुरातत्वविद इस सभ्यता का क्या निर्धारण, काल निर्धारण जो पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का किया है वो क्या है। तो जो पुरातत्वविदों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण है फ्रेंड्स, वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रही। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो जगह थी ये बिल्कुल खाली पड़ी रही और अचानक से लोग आए वहाँ आकर बस गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उससे पहले भी वहाँ पर लोग रह रहे थे। तो जो ये वाला टाइम पीरियड था जब ये सभ्यता थी ये पूरे अपने चरम पर थी, मतलब ये पूरे तरीके से विकसित हो चुकी थी, इसलिए इस वाले टाइम पीरियड को तो हम विकसित हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। लेकिन जो इससे पहले के टाइम पीरियड में भी तो वहाँ लोग रह रहे थे उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। और जो इसके बाद में इस सभ्यता के ख़त्म होने के कई सारे कारण बताए जाते हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद भी वहाँ लोग रहते रहे और उस सभ्यता को फ्रेंड्स कहा जाता है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ये इसका काल निर्धारण हो गया कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, विकसित हो चुकी थी, इसलिए इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हमने काल निर्धारण इस सभ्यता का पढ़ लिया है। सभ्यता को हम संस्कृति भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं और हम इसको हड़प्पा संस्कृति भी कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, संस्कृति का मतलब क्या है ये आप लोगों की बुक में दे भी रखा है। संस्कृति का मतलब पुरातत्वविद उस एक समूह के लिए करते हैं जो कि एक स्थान पर रहते हैं और एक निश्चित समय होता है, मतलब उनका जो टाइम होता है वो एक ही समय पर एक ही स्थान पर रह रहे होते हैं। तो ऐसे समूह के लिए जो इतिहासकार है या जो पुरातत्वविद है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा संस्कृति मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में जब हड़प्पा वाले एरिया में लोग रह रहे थे तो वो एक संस्कृति बन चुकी थी उन लोगों की। ये आप लोगों को काल निर्धारण क्लियर हो गया। नाउ कम टू हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि जब पुरातत्वविद इस सभ्यता की या इस संस्कृति की खोज कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जो स्थल खोजा था वो हड़प्पा था। तो ये स्थल सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है, घाटी का मतलब होता है वैली, ठीक है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु नदी है उसके किनारे पर बनी एक घाटी पर ये सभ्यता विकसित हुई। तो सिंधु नदी की घाटी में सभ्यता विकसित हुई, वहाँ पर वहाँ लोग रहने लगे, इसीलिए उस स्थान पर रहने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये आता है, देखो ये सभ्यता जो थी ऐसा तो है नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही स्थल था हड़प्पा, नो, इस सभ्यता का जो क्षेत्र था काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं आप लोगों के साथ इस हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र डिस्कस करती हूँ और साथ ही साथ फिर हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल भी डिस्कस करूँगी। तो देखो मैं यहाँ पर लिखने रही हूँ, एक एक चीज़ से बोल ज़्यादा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। लिखा हुआ आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। तो जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा, देखो
मैं यहाँ पर रफली बनाकर दिखा रही हूँ। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दिशा में जो सबसे लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स वो था मांडा। पूर्व दिशा में जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो था आलमगीरपुर। पश्चिम दिशा में जो लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स वो था सतकू कांगेडोर। और जो दक्षिण में लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स वो था दैमाबाद। पश्चिम में सुतकांगेडोर आता है, और जो सुतकांगेडोर है ये आप लोगों का पड़ता है फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में, और ये जम्मू कश्मीर में। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट था। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैली थी, तो देखो पश्चिम में फैली हुई थी बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान, इन सब जगहों पर, गुजरात। दक्षिण की तरफ ये दैमाबाद लास्ट पॉइंट पड़ता है इसका। अगर हम पूर्व में जाएं तो पूर्व में इसका जो लास्ट पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उत्तर की दिशा में इसका जो लास्ट पुरास्थल है फ्रेंड्स वो है मांडा। ये तो हो गए हमारे क्षेत्र। पुरास्थल वो होते हैं जहाँ पर लोग रह रहे थे। ये तो एक पर्टिकुलर हमें क्षेत्र पता लगा। तो पुरास्थल बहुत सारे हैं, जैसे कि गुजरात में धोलावीरा है, नागेश्वर है, बालाकोट है, हरियाणा में बनावली है, राखीगढ़ी है, राजस्थान में कालीबंगन है, लोथल है। तो इस तरीके की ये सारी जो पुरास्थल है ये हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल हैं। मैं इन पुरास्थलों का आपको एक मैप कराऊंगी, जिसके बाद आप लोगों का वो मैप पूरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इस चैप्टर का जो मैप है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र भी कर लिए हैं। और फ्रेंड्स एक टॉपिक आता है जो कई बार 2 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आ जाता है, वो है हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर का जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में 2 मार्क्स का आ जाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वो चैप्टर को इतना डीपली पढ़ते नहीं हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। और जो लिपि वगैरह का इसमें जो सिस्टम है वो कंफ्यूज होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो हड़प्पाई सभ्यता के पॉइंट्स बना लिया करो। जब भी आप लोग पढ़ते हो ना, तब अपने नोट्स हमेशा बनाओ, ताकि आप एग्जाम में पूरा चैप्टर ना पढ़ पाओ, नोट्स पढ़ लो तो आपको एक रेफरेंस मिल जाए। बाकी मैं आप लोगों को नोट्स दे दूँगी, आप लोग उसमें से पढ़ सकते हो। तो हड़प्पाई मोहर जो है हड़प्पाई सभ्यता की एक विशिष्ट पुरावस्तु थी। और ये किससे बनी थी फ्रेंड्स, ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। और हड़प्पाई मोहर पर जानवरों के चित्र उकेरे गए थे। और साथ ही साथ इसमें एक ऐसी लिपि में लिखा गया था जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया। तो आपका हड़प्पाई मोहर का अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो बहुत ईजी है लिखना। आप लोग लिख सकते हैं हड़प्पाई मोहर हड़प्पा सभ्यता की एक विशिष्ट पुरावस्तु थी जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इन मोहरों के ऊपर जानवरों के चित्र उकेरे गए थे। साथ ही इस तरीके की लिपि में लिखा गया था जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। ये हो गया हड़प्पाई मोहर के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में और निर्वाह के तरीकों के बारे में। ये लास्ट टॉपिक्स बच गए हैं 2, बाकी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो मैंने अब तक आपको जो बेसिक बताया है ये सिर्फ इस चैप्टर का बैकग्राउंड है, जो कि जिसके साथ आप लिंकअप करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं निर्वाह के तरीकों के बारे में, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपना निर्वाह किस तरीके से करते थे। तो निर्वाह का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से बिता रहे हैं, वो होता है निर्वाह करना। तो देखो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से निर्वाह करते थे कि वो पूरे तरीके से पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं थे और ना ही पूरे तरीके से जानवरों पर निर्भर थे। हमारी जो खाने पीने की आदतें कैसी होती है, या तो हम पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ें खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, राइट। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ें भी खाते थे और जानवरों को भी खाते थे। वो दोनों ही चीज़ों का निर्वाह करते थे, दोनों ही चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करते थे। तो इस चैप्टर में आपकी 2 टर्म्स आई हुई हैं, पूरा वनस्पतिज्ञ और दूसरी है पूरा प्राणी विज्ञानी। विज्ञानी या वैज्ञानिक कुछ भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो पूरा वनस्पतिज्ञ वो पुरातत्वविद होते हैं जो वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। और पूरा प्राणी विज्ञानी वो होते हैं वो पुरातत्वविद जो जानवरों के जो इतिहास है उसको पढ़ते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। सो निर्वाह के तरीके पर वापस चलते तो देखो निर्वाह के तरीकों में सबसे पहले पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों में वो अनाज खाते थे।
अनाज में कुछ अनाज के हमें दाने मिले हैं जिससे हमें ऐसा पता चलता है कि वो कौन कौन से अनाज खाते थे। तो देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो गेहूँ खाते थे, चावल के दाने हमें थोड़े कम मिले हैं, इतने नहीं मिले। गेहूँ, बाजरा, सफ़ेद चना, तिल, दाल, ये सारे अनाज हमें वहाँ से मिले हैं। सेकंड आता है फ्रेंड्स जानवर। तो हमें जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कौन कौन से जानवर? भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ये सभी जानवरों की हमें हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, पूरा स्थल है, उनसे क्या मिली है? हड्डियाँ मिली है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जंगली जानवर। मतलब कुछ जंगली जानवरों की भी हमें इन स्थलों से हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जैसे कि वराह जो होता है वो एक जंगली सूअर होता है। हिरन, घड़ियाल, मगरमच्छ आप लोग समझते होंगे। तो हमें जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं। पक्षियों और मछलियों, पक्षी और मछलियों की हड्डियाँ भी हमें इन स्थलों से मिली है, जिससे ऐसा पता चलता है कि ये लोग पक्षियों को भी खाते थे और मछलियों को भी खाते थे। मतलब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इतिहासकारों का मेन जो काम होता है, मतलब वो सिर्फ जो उन्हें साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बेसिस पर वो पूरी सभ्यता का निर्माण करते हैं। अब जो इतिहासकार या जो पुरातत्वविद थे, जैसे राखल दास बनर्जी थे या दयाराम साहनी थे, जिनके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, एक एक के बारे में बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो जो ये पुरातत्वविद थे, ये उस सभ्यता के टाइम में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस पूरी सभ्यता को एक पुनर्निर्माण किया एक तरीके से। मतलब उन्हें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, कुछ और साक्ष्य प्राप्त हुए, उनको मिलाकर उन्होंने अंदेशा लगाया कि शायद ऐसा हुआ होगा। कोई भी पुरातत्वविद ऐसा कंफर्म नहीं करते, 100% नहीं कहते कि हाँ ऐसा ही था। वो सिर्फ एक आइडिया दे देते हैं या अपना पर्सपेक्टिव बता देते हैं, एक अंदेशा लगा सकते हैं कि ऐसा था। तो हमें ये दाने मिले तो हमने एक अंदेशा लगाया कि वो ये सब चीज़ें खाते थे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि हिस्ट्री का पुनर्निर्माण करना, जो कि हमारे पुरातत्वविद और इतिहासकार करते हैं। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आज का, वो है कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, आप लोग अगर देखें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। कर लेते तो कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हमें कैसे पता चला? हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ खेत थे? हमने तो नहीं देखे, लेकिन पुरातत्वविदों ने उसका पुनर्निर्माण किया, राइट। तो हमें किस तरीके से पता लगा? राजस्थान में एक स्थल है, पूरा स्थल कौन सा? कालीबंगन। तो कालीबंगन से फ्रेंड्स हमें एक जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब एक खेत मिला है, खेत के साक्ष्य मिले हैं, और वो भी जुते हुए खेती। मतलब ये पता लग रहा है उससे कि वहाँ पर खेती होती थी। तो हमें एक फैक्ट मिल गया कि हाँ भाई ये जुता हुआ खेत हमें हड़प्पा के स्थल से मिला है, कालीबंगन से, इसका मतलब यहाँ पर खेती होती थी। दूसरा क्या हुआ फ्रेंड्स? चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान और बनावली से हमें प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बने हुए हल। मतलब मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप हमें मिले हैं, जिससे हल का प्रयोग हम खेती में करते हैं, जिससे हमें और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि हाँ भाई यहाँ पर खेती होती थी। तीसरा फ्रेंड्स ये हुआ कि यहाँ पर हमें पता चला कि बैलों का इस्तेमाल होता था खेती में। जब आप लोग हड़प्पा सभ्यता के जो औजार वगैरह है या जो मिट्टी की चीज़ें, आभूषण वगैरह हैं, मृद भांड हैं, मृद भांड मतलब मिट्टी, मृद मतलब मिट्टी, मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बने हुए हमें इस सभ्यता में बैल मिलते हैं, जिससे हमें ऐसा अंदेशा होता है कि हाँ बैलों का प्रयोग वो लोग खेती में करते थे। चौथा फैक्ट हमें ये मिल गया सिंचाई का, और सिंचाई के सपोर्ट में हमें 3 और चीज़ें मिली। पहली चीज़ तो हमें मिली फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में शोरतुगई नामक एक हड़प्पा स्थल था, जहाँ से हमें नहर के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा, कुओं का इस्तेमाल भी सिंचाई में किया जाता था, ऐसा हमें पुरातत्वविद बताते हैं। और तीसरा जो धौलावीरा था, धौलावीरा में बने जलाशय जो थे, उनका इस्तेमाल भी सिंचाई में होता था, ऐसा भी हमें पुरातत्वविद बताते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। अब देखो पहले टाइम में जितने अधिकतर सभ्यता थी वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, और हड़प्पा अब आज हम एक साथ 2 फसलें उगा लेते हैं बिकॉज हमारे पास टेक्निक्स है। उस समय में भी हड़प्पा स्थल से हमें एक ऐसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण ये होता है, समझते हो ना, समकोण, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मतलब जिससे हमें ये प्रमाणित होता है कि हाँ भाई एक बार में 2 फसलें उगाना संभव था। तो ये उनकी विकसित सभ्यता की ओर इशारा करता है कि वो सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ है इस चैप्टर का डिस्कस करने के लिए, और हम
फैक्ट्स के साथ और बैकग्राउंड के साथ ही पढ़ेंगे, ताकि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े, एक एक चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाए। इस पार्ट 1 के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। मैंने एक हाईलाइट क्रिएट कर रखी है, क्लास 12th हिस्ट्री एच मतलब हिंदी। वहाँ पर आप लोगों को पार्ट 1 के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मैं अपने फेसबुक पेज पर एक PDF लिंक के रूप में शेयर कर दूँगी, PDF लिंक दे दूँगी। तो आप लोग जब मेरे फेसबुक पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को उस पर मिल जाएगा वो PDF लिंक। मैं लिख दूँगी क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 हिंदी। तो वहाँ पर जाकर आप उस PDF में पूरे चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं। तो आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और साथ ही साथ आप लोग क्लास 12 व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन आए, कोई क्वेरी आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। सो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक करें वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मुझे एक एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं इस तरीके की और वीडियोज़ बनाऊँ। सो जाओ और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।